नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नाकर गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PR नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो हमारा अंतिम महाद्वीप है, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उस महाद्वीप के बारे में जानेंगे, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम उन क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों, हम बता चुके हैं, इसका हम क्रम भी आपको पढ़ा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया, फिर दूसरे नंबर में अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और उसके बाद आता है फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और अंत में कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, यह सबसे छोटा महाद्वीप है। अब देखिए, यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोनों दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि यह मकर रेखा के मध्य से मतलब मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। जो मकर रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध पास पर में पड़ती है, जो हम बताए थे कि जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसके ऊपर से जो रेखा जाती है वह कर्क रेखा कहलाती है, जो कर्क वृत्त पर लंबवत पड़ती है। और जो मकर रेखा होती है वो मकर रेखा पर मकर वृत्त या वही मकर रेखा वहाँ पास स्थित होती है। ठीक है। तो मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है, उसके बीच से गुजरती है। ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह द्वीपीय महाद्वीप है। इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत छोटे छोटे इसमें अधिकांश द्वीप है इसके चारों ओर, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने और कब की थी। जैसे दोस्तों हमने उत्तरी अमेरिका की जाना था कि उसकी खोज कोलंबस ने की थी, वैसे ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो एविल तस्मान। किसने की थी? एविल तस्मान और कप्तान कुक, दो लोगों ने की थी। एविल तस्मान ने की थी 1642 में, और कप्तान कुक ने की थी सन 1769 में। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर खोज पूछता है तो इन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन देता है तो उसमें टिक लगा देना है। नहीं, अगर दो दो ऑप्शन करके देना है तो आपको ध्यान देना है कि दोनों नाम एक साथ हों। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में एविल तस्मान दिया हो और उसके साथ में कोई और दिया हो तो आप उसमें टिक लगा दें। आपको ध्यान से ऑप्शन दोनों को ध्यान से देखना है। दोनों ने खोज की थी, एविल तस्मान सन 1642 और कप्तान कुक सन 1769 में। ठीक है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे छोटा महाद्वीप है और इसमें कुल गिनती के 22 देश हैं। कितने? 22 देश हैं। ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ परमानेंट रहती हैं, मेरा कहने का मतलब परमानेंट सी इस तरह नहीं है दोस्तों, मूल निवासी से मेरा मतलब है जो वहाँ बहुत पहले से, उनकी प्रजाति बहुत पहले से रहती आई है। ठीक है, उनसे है। तो कौन है वो? एवॉर्जिन्स। क्या नाम है? एवॉर्जिन्स। एवॉर्जिन्स वहाँ के मूल निवासी हैं। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच कौन सी जल संधि है। जो ऑस्ट्रेलिया है और न्यूगिनी है, उन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि है? तो कौन सी दोस्तों? टोरेस जल संधि। क्या नाम उस जल संधि का? टोरेस। जो टोरेस जल संधि है वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच की जल संधि है। ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कौन सा है दोस्तों? कोसियुस्को। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर। याद रखिएगा, ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है, इसकी ऊंचाई है जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है कोसियुस्को। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2228 मीटर। ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात खानें कौन सी हैं। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसकी विश्वविख्यात खानें कौन सी हैं? तो कौन सी दोस्तों? कालगूलरी और गूलकार्डी, दो हैं जो इसकी विख्यात खाना है, जो पूरी दुनिया में इनका नाम चलता है। कौन कौन सी? कालगूरली और कूल गार्डी। देखिए दोस्तों, आपको नाम कैसे याद रखना है? शुरुआत में दोनों में काका है, बीच में दोनों में गागा है। वहाँ कालगूरली तो यहाँ कूल गार्डी। ठीक है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ऑस्ट्रेलिया किस ऊन उत्पादक में विश्व प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ऊन उत्पादक में विश्व प्रसिद्ध है। तो किस प्रकार के ऊन उत्पादक में? तो कौन से दोस्तों? मेरिनो ऊन। मेरिनो ऊन यह जो ऊन होता है दोस्तों, बता दूं, यह पूरे विश्व का सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन होता है, सबसे मजबूत ऊन होता है, सबसे महंगा बिकने वाला ऊन होता है। यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। अब देखिए विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। अब आपको लग रहा होगा कि ये देश कैसे लिख दिए, वो मिस्टेक से हो गया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आज मिस्टेक नहीं है। ये हम बता रहे हैं जैसे उत्तरी अमेरिका है,
तो उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप हो गया, फिर उसके अंतर्गत जो अमेरिका है, जो जिसे यूनाइटेड स्टेट बोलती हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वो देश है। उत्तरी अमेरिका में बहुत सारे देश आते हैं, कनाडा सब आते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत जो एक अमेरिका है वो प्रॉपर देश है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत सारे देश आते हैं, न्यूजीलैंड और बहुत सारे, सिडनी हैं, और जैसे ये देश है सब, तो ये उसके अंतर्गत आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जब बात करेगा महाद्वीप की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लिखेगा, लेकिन जब वो देश की बात करेगा तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया लिखेगा। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, जो जो आपको नक्शा दिखता है वो पूरा ऑस्ट्रेलिया है। वो 4 भागों में बटा हुआ है, जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह वो 4 भागों में बटा हुआ है। और उसके साइड साइड में बाकी देश बसे हुए हैं, न्यूजीलैंड, सिडनी, मेलबर्न जितने हैं उसके साइड साइड में बसे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं देश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि विश्व में दूसरे स्थान पर ऊन निर्यातक देश कौन सा है? ये तो विश्व में सर्वाधिक हो गया ऊन निर्यातक देश ऑस्ट्रेलिया। अब दूसरे स्थान पर ऊन निर्यातक देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका, इसलिए मैं देश लिखा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को क्या कहते हैं? जो वहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो भेड़ पालन केंद्र होते हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? जेकारू। क्या कहते हैं? जेकारू, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, एशिया का हम पढ़ लिए थे, अफ्रीका का पढ़ लिए थे, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, इसलिए उसका नाम आगे से ऑस्ट्रेलियाई जोड़ दिए, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो कि कहाँ से है? जो कि पर्थ और सिडनी के मध्य में है। कहाँ है? पर्थ देश और सिडनी देश के बीच में है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जहाँ पर अधिकांश मात्रा में कृषि उगाई जाती है, वहाँ के सभी क्षेत्रों में, वो कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? मर्रे डार्लिंग की घाटी। कौन सा? मर्रे डार्लिंग की घाटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यह उपजाऊ भूमि कहलाता, जी हाँ दोस्तों, यह उपजाऊ भूमि, वहाँ की जो उपजाऊ भूमि है जहाँ कृषि क्षेत्र है, वह क्या कहलाती है? ठीक है, क्वेश्चन हल्की मिस्टेक है। क्वेश्चन का मतलब ये था कि जो ये उपजाऊ भूमि है जहाँ कृषि होती है, वो भूमि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? रेवेरीना। क्या कहलाती है? रेवेरीना, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि वर्षा की कमी के कारण अनेक छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जो वर्षा की कमी होती है, क्या होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, चारों साइड से उस समुद्र से ज़रूर घिरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए उसमें क्या बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, समथिंग 1000 फुट की। तो उससे होता क्या है, जब 1000 फुट के गड्ढे खोदे जाते हैं तो पानी अपने आप ही बिना किसी मतलब जो समर्सियल होता है या मोटर होती हैं, बिना उनके सहायता से पानी अपने आप आने लगता है। जैसे उत्सुत कुआं में आता है, तो उत्सुत कुआं चूँकि प्राकृतिक होते हैं, ये अपने से बनाए जाते हैं, उसी तरह इनमें पानी आने लगता है। इन्हें भी क्या कहते हैं? उत्स्ट्रूट कूप कहते हैं। वही है उत्सुत कुआं कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्टेसियल। क्या बोलते हैं? ऑर्टेसियन वेल। वेल मतलब कुआं, ऑर्टेसियन उसका नाम है, उत्सुत मतलब, ठीक है। ऑर्टेसियन वेल कहते हैं। वही उत्सुत कुआं, तो चूँकि प्राकृतिक होते हैं, जो अपने से होते हैं, और इनमें क्या होता है, इन्हें अपने से मशीन की सहायता से इन्हें खोदा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कूपों के जो विस्तृत क्षेत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन, क्या कहते हैं उन्हें? जो वहाँ पर, यही जो अभी हम पिछले पढ़ा चुके, जो अभी पिछले पॉइंट में पिछला क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमने क्या बताया था, जो बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं जिनसे पानी अपने से निकलता है, जो उत्सुत कुआं। तो उत्सुत कुआं जब बहुत अधिक क्षेत्र में हो जाते हैं, मान लीजिए बहुत अधिक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में जब हर जगह उत्सुत कुआं होते हैं, तो उस विशेष क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन। क्या कहते हैं? ग्रेट ऑर्टिजन बेसिन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड एक क्षेत्र का नाम है। क्वींसलैंड राज्य के पास जो देश है, क्वींसलैंड जो राज्य है, वहाँ के पास प्रवाल भित्ति को क्या कहते हैं? वहाँ के पास एक प्रवाल भित्ति है,
प्रवाल भित्ति दोस्तों मैं बता दूं होता क्या है, जैसे जो जीव जंतु जो वनस्पति होती हैं वो जब एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत सुंदर बहुत मनमोहक दृश्य बनता है, जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं। अभी हम उसको डायग्राम से समझेंगे, देखेंगे कि प्रवाल भित्ति कैसे दिखती है। अभी थोड़ी जान लेते हैं उसके बारे में कि ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड राज्य के आसपास के जो प्रवाल भित्ति है उसको क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका निर्माण किससे हुआ। जी दोस्तों, अभी हम वही बता रहे थे कि इसका निर्माण किससे हुआ। तो किससे हुआ है, इसका निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीव, जो प्रवाल नामक जीव होते हैं छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों से, ठीक है, जो अस्थि पंजर होते हैं उनके एक साथ जमा हो जाने से हुआ है। अभी हम यही समझाए हैं कि वो क्या हो जाता है, एक साथ जमा हो जाते हैं जो जीवों के छोटे छोटे अस्थि पंजर होते हैं और विशाल रूप ले लेते हैं। ठीक है, जब जमा होते गए तो एक बहुत बड़ा आकार बन गया, उसे क्या कहेंगे, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है। जी हाँ दोस्तों, यूरेनियम जो हम बताए थे, यूरेनियम 92, इसके दो भाग होते हैं, यूरेनियम 92 235 और दूसरा होता है यूरेनियम 92 238। तो वही है। अब ये तो हालांकि उसके दो अलग अलग भाग होते हैं, उनमें से यहाँ कोई भी पाया जा सकता है या हो सकता है दोनों पाए जाएं। तो वही है, यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है। तो कौन सा दोस्तों, तीसरा स्थान है। कौन सा, तीसरा। ठीक है, अब देखिए ग्रेट बैरियर रीफ, जी अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो प्रवाल भित्ति से बना, क्या है ये देखिए, इसलिए इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, इसलिए मैंने इसे थोड़ी ये वाला डायग्राम रखा है। ग्रेट बैरियर रीफ, ये जो जहाँ तीर का निशान बना हुआ है हल्के ऑरेंज कलर में भरा हुआ है दोस्तों, ये ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, ये बहुत बड़े एरिया में आप देख भी सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नक्शा है उसमें ये एक बहुत बड़ा भाग ये घेरे हुए, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में विकसित हैं। छोटे छोटे अस्थि पंजर जरूर जमा हुए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में जमा हुए हैं कि ये बहुत ज़्यादा जगह घेरे हुए हैं। ठीक है, अब दूसरा डायग्राम ये दिखते कैसे जी दोस्तों, ये जो आप दूसरे डायग्राम देख रहे हैं आप इसमें देख सकते हैं, ये हल्की हल्की हड्डी जैसे आपको लग रही हैं, ये एक साथ जमा हो जाती हैं अस्थि पंजर। ठीक है, समुद्र तल के नीचे, समुद्र तल के नीचे, ये बात ध्यान दीजिएगा, समुद्र तल के नीचे एक परत में जम जाती हैं, ये बहुत सुंदर दृश्य बनता है। ठीक है, अब आते हैं हम पुनः अपने क्वेश्चनों की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन कि जस्ता उत्पादित करने में, जस्ता जिंक, ठीक है, जस्ता जड़न उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है। जो जस्ता उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, तो तीसरा स्थान है। कौन सा दोस्तों, तीसरा। अब देखिए, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश कौन सा। जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट कौन सा देश उत्पादित करता है या उत्खनित करता है, सॉरी, उत्पादित, उत्खनित भी बोल सकते हैं आप, जमीन से निकालना खोद कर तो उत्खनित कहलाता है। तो उत्खनित करने वाला देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ही वह देश है जहाँ विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित किया जाता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में सर्वाधिक सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश कौन सा है। अभी तो हमने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया, अब पढ़ते हैं कि सीसा बॉक्साइट उत्खनित करने वाला ऑस्ट्रेलिया है। अब सीसा अयस्क उत्खनित करने वाला देश कौन सा है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिएगा, चाहे क्वेश्चन पूछे बॉक्साइट अयस्क में जो बॉक्साइट उत्खनित होता है तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वप्रथम है, या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे ऊपर है, या फिर अगर क्वेश्चन पूछता है कि सीसा अयस्क में तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया सबसे ऊपर है, पहले स्थान पर आता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र के मैदान क्या कहलाते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया है उसके जो उत्तरी क्षेत्र के मैदान हैं, उत्तरी क्षेत्र के मैदान मतलब उत्तर के और जो मैदान हैं उनको क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं वो, तो दोस्तों वो कारपेंट्रिया कहलाते हैं। क्या, कारपेंट्रिया का मैदान। ठीक है, याद रखिएगा, कारपेंट्रिया का मैदान, जो उसके उत्तरी क्षेत्र में जो मैदान पड़ती हैं उन्हें कारपेंट्रिया का मैदान कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश कौन से हैं। जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसके प्रमुख गेहूं उत्पादक देश कौन से हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक देश कौन से हैं, तो कौन से दोस्तों, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। विक्टोरिया एक देश है। ठीक है, तो न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया ये प्रमुख गेहूं उत्पादक देश हैं। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल कौन है। मरुस्थल यानी रेगिस्तान। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल कौन है, तो कौन है दोस्तों, गिब्सन और विक्टोरिया। विक्टोरिया है, मरुस्थल भी है, देश भी है, या आप कह सकते हैं कि मरुस्थल देश में विक्टोरिया जो रेगिस्तान है वो है, तो उसका भी नाम विक्टोरिया रख दिया। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रेलिया की बात की कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन से मरुस्थल हैं, तो एक विक्टोरिया है और दूसरा गिब्सन है। ठीक है, अब
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किन किन नामों से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, एक तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, उसको अन्य और किन किन नामों से जाना जाता है? तो किन किन नामों से? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। क्या नाम से? द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। दूसरा लैंड ऑफ कंगारू, क्योंकि वो वहाँ सबसे अधिक मात्रा में कंगारू पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में क्या है दोस्तों, वहाँ पाए ही जाते हैं कंगारू ही कंगारू, उसका राष्ट्रीय पशु भी कंगारू ही है, ठीक है। तो द लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, और तीसरा प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं वही समझाया, प्यासी भूमि का देश। मैं अभी वही आपसे कह रहा था कि उसमें हजार हजार फुट के गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, जिससे अपने आप पानी निकालता है, उससे कुआं होते हैं। वो क्यों खोदे जाते हैं? क्योंकि वहाँ जो उसकी ऊपरी सतह है, जैसे जो हमारी भूपर पट्टी है, ये सब है, तो जैसे हमारे यहाँ पर अगर 150 फुट 200 फुट गड्ढा कर दिया हमारे भारत देश में, तो आसानी से पानी निकल जाता है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत गहरे गड्ढे खोदने पड़ते हैं, तब जाके पानी निकलता है, ठीक है। इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपको आंसर देना है द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश। अब अगला क्वेश्चन कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन तो हम जानते हैं, जो इंग्लैंड देश है उसे ब्रिटेन, जो ब्रिटेन देश 2-3 देश को मिलकर बना है, उसमें मुख्य चूंकि इंग्लैंड है, इसलिए अधिकांश मात्रा में इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कह देते हैं। तो अगर बात की जाए कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं दोस्तों? न्यूजीलैंड को। किसे? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से आप भली भांति परिचित भी होंगे, अगर आप मैच देखते होंगे तो जानते होंगे, जो न्यूजीलैंड जो होता है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों एक ही महाद्वीप के हैं और अलग अलग टीम के उतरते हैं, दोनों ही मजबूत टीम है। तो ये आप जानते होंगे, न्यूजीलैंड से भली भांति परिचित हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। न्यूजीलैंड कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण और पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है, दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच में स्थित है। तो दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? अगर पूछे तो आपको जवाब देना है न्यूजीलैंड को। क्या? न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। अब देखिए, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में कि न्यूजीलैंड में कौन से पक्षी पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम वही समझाए, जो न्यूजीलैंड का पक्षी है, सॉरी वो तो हम उसका ऑस्ट्रेलिया समझा रहे थे। जी, न्यूजीलैंड का पक्षी कौन से पाए जाते हैं वहाँ पर? तो एमू और कोकाबर्रा। कौन से पक्षी पाए जाते हैं? एमू और कोकाबर्रा, याद रखिएगा। एमू दोस्तों वही पक्षी है जो चल नहीं पाता, उड़ नहीं पाता है, सिर्फ चल पाता है, ठीक है। कारण क्या है? इनका शरीर, इनका वजन, ये उड़ नहीं सकती हैं, चल सकती हैं। तो एमू पक्षी कहाँ पाया जाता है? एमू पक्षी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। और जो कोकाबर्रा है, ठीक है, कोकाबर्रा, अब इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानते हैं। लाफिंग जैकास किसे कहते हैं? लाफिंग जैकास, तो दोस्तों कोकाबर्रा को कहती हैं। मैं वही बोल रहा था, अब इसके बारे में थोड़ी विस्तार से जानते हैं। अब इसको हम डायग्राम से देखते भी हैं, चित्र में देखते हैं कि कोकाबर्रा दिखता कैसे है। दोस्तों इसे लाफिंग जैकास कहती हैं। क्यों? क्योंकि देखने में जब ये मुंह फाड़ेगा या बोलता है या आवाज़ निकालता है तो ऐसा लगता है जैसे हंस रहा हो, इसलिए इसे लाफिंग जैकास कहते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछता है कि न्यूजीलैंड में कौन से पक्षी पाए जाते हैं, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि एमू पक्षी कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप में, तो आपको न्यूजीलैंड देना है। अगर ऐसा पूछता है या इसी को क्वेश्चन दूसरा दे सकता है कि कोकाबर्रा कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूजीलैंड में, ठीक है। और कोकाबर्रा को कौन सा पक्षी कहते हैं? तो लाफिंग जैकास, या फिर लाफिंग जैकास किसे कहते हैं? तो कोकाबर्रा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे विचित्र जंतु का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया जो पूरा महाद्वीप है, वहाँ के सबसे विचित्र जंतु का नाम क्या है? तो दोस्तों प्लेटिपस। क्या नाम है उसका? प्लेटिपस। और ये क्यों विचित्र है? आगे पढ़िए, आगे उसका उत्तर लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यह दौड़ता है, ठीक है, वो तो सब दौड़ते हैं। आगे देखिए, ज़मीन में सुरंग बनाता है, वो तो आप कह सकते हैं कि हमारा चूहा भी ज़मीन खोदता है, ठीक है। पानी में तैरता है, ये तीनों काम वो एक ही साथ करता है। पानी में मछली तैरी के मेढक, ठीक है, वो ये तीनों काम एक जैसा करता है, इसलिए वो वहाँ के लिए विचित्र है। ऐसा इस जानवर की जैसे उस महाद्वीप में कोई नहीं करता है, इसलिए वहाँ के लिए सबसे विचित्र जानवर है। दोस्तों ये दौड़ता है, मतलब ज़मीन में दौड़ेगा, पानी में तैरता भी है और ज़मीन में सुरंग भी बनाता है। ज़मीन के अंदर भी, ज़मीन के ऊपर भी और पानी के अंदर भी, तीनों में इसका राज है, ठीक है। शुक्र है उड़ता नहीं, ये हवा में भी राज करता। अब देखिए, अब धानी प्राणी वर्ग का प्रमुख जानवर कौन है? जो धानी प्राणी, धानी का दोस्तों मैं आपको अर्थ समझाता हूँ। धानी मतलब कहलाता है धारण करना, मतलब इनमें एक धानी का मतलब एक थैली होती है, एक पाउच होता है, जो एक पाउच टाइप का होता है जिसमें कोई भी चीज़ हम छुपा सकते हैं। अभी तक ऐसा सिर्फ आप देखे होंगे
कंगारू को। कंगारू इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। कंगारू के पेट पास एक थैली होती है जिसमें वो अपने बच्चे को छुपा लेती है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें उसका बच्चा छुप जाता है। तो अभी तक आप सिर्फ किसको जानते थे, किसको, मतलब आप बस नहीं, सब लोग अधिकांश ऐसा मानते थे कि ये सिर्फ कंगारू कर पाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रथम कंगारू है, लेकिन अगर दूसरे की बात की जाए कौन है तो कौन सा है दोस्तों, हाँ प्रथम तो कंगारू है, दूसरा कौन सा है अभी हम आगे उसके बारे में जानेंगे। प्रथम कौन सा है, कंगारू। अगर बात करें कि धानी प्राणी का प्रमुख, धानी प्राणी जो वर्ग होता है, मतलब जो बच्चे को छुपा के रखते हैं अपनी थैली में, उसका प्रमुख जानवर कौन है, तो वो मैं बता चुका हूँ कौन है वो, कंगारू। अगर दूसरा पूछे कि उसके बाद कौन सा है, ठीक है, तो आपको जवाब देना है कौन सा, बता रहा हूँ, 1 मिनट पहले थोड़ी देख लेते हैं। कोकाबर्रा और प्लेटिपस, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने बोला था ये हंसता रहता है। अगर ये जवान खोलेगा, या आप कह सकते हैं चोंच चोंच खोलेगा या आवाज़ निकालेगा, तो ऐसा लगता है जैसे हंस रहा हो, ठीक है, इसलिए इसे लाफिंग जैकास भी कहते हैं। और दूसरा देखिए प्लेटिपस, यह दोस्तों यही वो जानवर है जो सबसे विचित्र अजीबोगरीब वहाँ के लिए जानवर है, क्योंकि ये पानी में तैरता है, ज़मीन में दौड़ता है और ज़मीन के अंदर सुरंग बनाता है, ठीक है। इसकी जो चोंच होती है आप देख रहे होंगे हमारी बतख जैसे होती है, हमारे यहाँ जो बतख पाए जाते हैं उनकी जैसे इसकी चोंच होती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर कौन सा है, जो अभी हम बात किए कि हम थोड़ी देर से बताते हैं। क्या है दोस्तों, प्रथम जान चुके हैं जो उसका प्रमुख जानवर है, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, कंगारू। अगर दूसरा बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों, कोआला। याद रखिएगा कोआला। जो कोआला जो जानवर है, जो जानवर है या आप कह सकते हैं पशु है, वो कैसा है दोस्तों, धानी प्राणी वर्ग का, मतलब वो भी अपने बच्चों को एक थैली में, ये यूँ कह सकते हैं एक पाउच में अपने बच्चों को छुपा लेता है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है दोस्तों, ये हमारे उल्लू जैसा होता है, रात में जगता है दिन में सोता है, ठीक है, याद रखिएगा, रात में जगता है दिन में सोता है। यह कोआला पेड़ में रहता है, इसलिए इसे कोआला जानवर कहते हैं। कोआला एक प्रकार का पेड़ है, जैसे लिप्टिस का पेड़ होता है, सागौन का पेड़ होता है, आम के पेड़, नीम के पेड़, उसी तरह कोआला एक पेड़ है, ये उस पेड़ में रहता है और यूकेलिप्टिस की पत्तियाँ खाता है। यूकेलिप्टिस सबसे लंबे पेड़ों में से गिने जाते हैं। इसकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं, इनसे जो क्रिकेट में खेले जाने वाले बल्ले होते हैं वो इन्हीं से बनाए जाते हैं, यूकेलिप्टिस, ये उनकी पत्तियाँ खाता है, ठीक है। कौन, कोआला। यह एक धानी प्राणी वर्ग है, ठीक है। अब देखिए नकल करने में कुशल पक्षी का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, नकल करने में कुशल पक्षी का नाम क्या है, वह कहाँ पाया जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों लायर बर्ड। क्या नाम है उसका, लायर बर्ड। इसकी मैं खासियत बता दूं दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जो खासियत है देखिए, यही है इसकी खासियत, जो अगला क्वेश्चन है वो उसकी खासियत से ही संबंधित है। लायर बर्ड किस किस की आवाज़ निकाल सकता है, या यूँ क्वेश्चन कहें, क्वेश्चन को इस ओर मोड़ दें कि लायर बर्ड किस किस की नकल कर सकता है, किस किस चीज़ की नकल कर सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यह दूसरे पक्षियों के गाने गा सकता है। क्या कर सकता है, अन्य पक्षियों के गाने, या यूँ कहें कि उनकी आवाज़ निकाल सकता है। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ निकाल सकता है। गुजरती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ निकाल सकता है। अब देख लीजिए, अब इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लायर बर्ड कहते हैं, झूठा। लायर बर्ड यानी झूठा पक्षी। ये दूसरे पक्षियों की आवाज़ निकालने लगता है तो लोग सोच लेते हैं, मान लीजिए कोयल की आवाज़ निकालने लगा तो लोग सोचेंगे कोयल है, तो लोग उसको देखने को चले जाएंगे, पता चलेगा ये रहेगा, ठीक है। इसलिए इसे लोगों को देखने में धोखा हो जाता है, समझने में आवाज़ से कुछ और लगता है, पहुँचने पर देखते हैं तो ये रहता है, इसलिए इसे लोग क्या कहते हैं कि धोखे का पक्षी है, इसलिए इसे लायर बर्ड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, लायर बर्ड नकल करने वाली पक्षियों में से एक है, और यह किन किन की आवाज़ निकाल सकता है, तो ये दूसरे पक्षियों की गाने गा सकते हैं, यानी उनकी आवाज़ निकाल सकता है, कुत्ते की भौंकने की आवाज़ निकाल सकता है, और जो कारें गुजर चुकी हैं उनकी आवाज़ें निकाल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप किस संधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। न्यूजीलैंड के जो 2 भाग हैं, जो उसके 2 द्वीप हैं, वो किस संधि द्वारा, जो प्रमुख द्वीप हैं वो किस संधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, ये यूँ कह सकते हैं जुड़े हैं, अलग है, आप कुछ भी कह सकते हैं, कुक जल संधि द्वारा। क्योंकि दोनों एक होते अगर वो पानी बीच में ना आता, इसलिए उसको अलग कह देते हैं। अगर वो पहले से अलग होते और दोनों के बीच में कोई रास्ता बनाई जाती जोड़ने पर, तो उसको जुड़ना कह देते, ठीक है। क्योंकि दोनों यहाँ पर थे, बीच से पानी निकला, इसलिए उसे अलग की श्रेणी में रखा गया। तो क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख जो द्वीप हैं वह किस संधि द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, तो कुक जल संधि। याद रखना है आपको, कुक जल संधि, ठीक है। अब देखिए कोआला, देखते हैं कोआला कैसे दिखता है, और दूसरा जो है लायर बर्ड, ठीक है, दोनों इंटरेस्टिंग है। कोआला जो कि एक कौन सा पक्षी है, धानी प्राणी,
जी हाँ दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है धानी प्राणी है। ये समथिंग अगर बात की जाए तो जैसे छोटे जो बंदर होते हैं, जो बंदर के बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे नहीं, जो पैदा मतलब बिल्कुल छोटे नहीं, समथिंग जो मीडियम होते हैं, जो साल भर के समथिंग के होती हैं, यूँ कह सकती हैं आप 6-7 महीने के हो जाते हैं, ये उनके साइज का होता है कोआला। यही है धानी प्राणी। और ये है दोस्तों लायर बर्ड। ये जो दूसरा डायग्राम आपको दिख रहा है, ये कौन सा है? लायर बर्ड। यही वो पक्षी है जो सबकी आवाज़ें निकाल देता है, जिससे सबको धोखा होता है। ठीक है, अब देखिए न्यूजीलैंड की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, जो न्यूजीलैंड देश है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? माउंट कुक। क्या नाम है उसका? माउंट कुक। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1754 मीटर। याद रखिएगा, अगर पूछे कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट कुक। और ऑस्ट्रेलिया का भी पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ी और उसको देख लेंगे, अगला क्वेश्चन है उसका। ठीक है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड जो देश है उसका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो कीवी। याद रखिएगा, कीवी। ये उसमें बना भी रहता है जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी खेलते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें कीवी कीवी कहा जाता है, कीवी कीवी कहते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया के होते हैं उनको कंगारू कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो कीवी। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट कुक, जो कि 1754 मीटर ऊंची है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? वही पर्वत। मैं ये क्वेश्चन दोस्तों सबसे शुरू में हम पढ़ भी चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको इसलिए रखा क्योंकि मैंने बताया था कि मैं कंपटीशन या एक तरफ से कंपटीशन नहीं, कंपेयर या अंतर करने में, याद करने में आसानी होती है। किसी चीज़ की अगर तुलना कर दी जाए कि ये चीज़ इसमें है तो वो चीज़ उसमें है, समझ रहे हैं? इसमें इसके पर्वत की ऊंचाई इतनी है, इसमें इसके पर्वत की ऊंचाई इतनी है, तो याद रखने में थोड़ी जो होती है आसानी होती है, एक प्रकार से सहूलियत होती है। उसी उसी के चलते मैंने ये किया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को वहाँ पे शुरू में पढ़ा दिया था, उसके बावजूद भी उसका यहाँ पे जिक्र कर दिया ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ऊंचा शिखर है। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूजीलैंड का था, तो आपको कोई जो भूलने की वो रहती है, भूलने के एक प्रकार से भूल जाता है, या आप कह सकते हैं कि वहाँ भी याद की यहाँ भी याद की तो फिर डिस्टर्ब हो गया, वहाँ का याद करो तो यहाँ का भूल जाता है। इसके चलते मैंने दोनों के आसपास रखा। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो माउंट कुक है, और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो कोजियास्को है, जो कि हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। याद रखिएगा, जो कोजियास्को शिखर है वह पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है। और अगर न्यूजीलैंड देश की बात करें तो माउंट कुक है। कोजियास्को शिखर की ऊंचाई 2228 मीटर। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों अभी हम वही बात कर रहे थे, उसका राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कंगारू। याद रखिएगा कौन सा? कंगारू। ठीक है, चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।